नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम जीके जीएस के रामबाण सीरीज का 25वां लेक्चर लेकर आप लोगों के सामने हाजिर है। तो इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम जैसे कि DFCCL, CGPDTM, SSC JEE और इसके अलावा सभी एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि हम इसको TCS स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। तो PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी देखिए कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkaffairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 361 है। तो कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो DSSB जो यहाँ पर स्टैटिकल असिस्टेंट 27 नवंबर 2019 को पेपर हुआ था, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऋण की शर्तों के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो देखिए, आप कहीं से भी आप लोन लेते हैं तो यहाँ पर बेसिकली बैंक में यहाँ लोन अगर लेते हैं तो यहाँ पर लोन जब अप्लाई करते हैं, लोन लेते हैं, तो उसकी क्या क्या शर्तें हो सकती है। तो दोस्तों, वहाँ पर सबसे पहले जो आता है ब्याज दर। तो ब्याज दर तो शामिल होता है, जी हाँ। उसके बाद आपको कोलेट्रल भी आपको, जैसे कोलेट्रल में कुछ जमा जितने अमाउंट का ले रहे हैं तो उस हिसाब से कोलेट्रल जो होता है। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंटेशंस होता है, यानी कि प्रलेखन होता है। और इसके अलावा आपको जो है प्रिंसिपल अमाउंट कितना ले रहे हैं, ये भी आपको जानना ज़रूरी होता है। और कब तक जो है आप इसको रीपेमेंट कर पाएंगे, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ रीपेमेंट। तो ये सब सभी जो है होता है, लेकिन बैंक क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पर नहीं होता है। तो ये बैंक की शर्तों में शामिल नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ द क्रेडिट। तो इसको ध्यान रखिएगा, बैंक क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पर करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे जो है लिटमस बिलियन जो है निकाला जाता है। तो देखिए, जो लिटमस बिलियन होता है, जिससे कि हम लोग पता लगाते हैं कि कोई भी बिलियन जो है अम्ल है या फिर क्षार है। अगर जो है जैसे अम्ल है तो अम्ल अगर है तो जो बिलियन है वो नीला से लाल हो जाता है। तो इस तरह से नीला से लाल हो जाएगा। और अगर क्षार है यानी कि बेस है तो लाल से नीला हो जाता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो लिटमस जो है वो निकाला जाता है लाइकेन से। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका बी से होगा, यानी कि निम्नलिखित में से किससे जो है लिटमस बिलियन निकाला जाता है, तो लाइकेन से। तो यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिटमस सॉल्यूशन एक्सट्रैक्टेड, तो लाइकेन यहाँ पर सही उत्तर होगा, करेक्ट उत्तर इसका बी रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है लार द्वारा टूटता है। जो सलाइवा होता है, सलाइवा बोलते हैं इंग्लिश को लार में। तो इस तरह से लार से जो है कौन टूटता है, तो देखिए यहाँ पर स्टार्च है। तो इसका सही उत्तर इसका डी सही होगा। ध्यान रखिएगा, स्टार्च जो है ये सलाइवा के द्वारा ही टूट जाता है, यानी कि लार के द्वारा ही टूट जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जब लकड़ी को ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में जलाया जाता है तो कौन सा अवशेष बचता है। यानी कि बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द रेसिड्यू लेफ्ट व्हेन द वुड इज़ बर्न्ड इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए, जब लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन का देते हैं, यानी कि सीमित मात्रा में देते हैं, तो वहाँ पर जो है चारकोल प्राप्त होता है, यानी कि लकड़ी का कोयला प्राप्त होता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर कोयला अगर प्राप्त करना है तो यहाँ पर लाखों हजारों साल जो है ज़मीन के अंदर जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च प्रेशर में जब रहता है, तब जो है कोयला का निर्माण होता है, जो कि जीवाश्म ईंधन कहलाता है। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। लेकिन अगर लकड़ी को हम जो है लिमिटेड सप्लाई देते हैं ऑक्सीजन का, उसमें अगर बर्न करते हैं तो हमें वुड चारकोल यानी कि चारकोल प्राप्त होता है, जिसे वुड कोल भी कहते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पर कौन सा जो मिट्टी है जो कि मोराइन से युक्त अन्य सामग्रियों के भंडार हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बोला गया हिमानी मिट्टी। तो देखिए, हिमानी मिट्टी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो कि मोराइन से युक्त होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो कि ग्लेशियल क्ले, तो ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल इम्बेडेड विद द मोराइंस, तो वो देखिए कश्मीर हिमालय में पाया जाता है, जो कि कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं और उसका नाम है करेबा। तो देखिए, अगर कश्मीर हिमालय में पाया जाता है, उसका नाम अगर करेबा है, तो कश्मीर में जो है केसर की खेती प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि करेबा जो है किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है करेबा। तो इस तरह से ज़रूर ध्यान रखिएगा कि करेबा जो है हिमानी मिट्टी है, जो कि यहाँ पर केसर के उत्पादन के लिए यहाँ पर उपयुक्त है, जो कि मोराइन से युक्त है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका ये सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि USDA
तो यूएसडीए यानी कि यूनाइटेड जो स्टेट है उसका मृदा वर्गीकरण है, यानी कि सॉइल क्लासिफिक टैक्सोनॉमी जो होती है, उसके अनुसार भारत की मिट्टी के ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च क्लासिफिकेशन के अनुसार मिट्टी को जो है जो यहाँ पर कितने जो है वर्गों में क्लासिफाई करते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो क्लासिफिकेशंस इसका होता है, जो कि यहाँ पर आपको तो पूछा गया है, क्लासिफिकेशन तो होता है, लेकिन यहाँ पर कौन सी मिट्टी देश में सबसे बड़े प्रतिशत क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़े प्रतिशत क्षेत्र में कौन सा मिट्टी फैला हुआ है। तो इनसेप्टिसोल इसका सही उत्तर होगा। इनसेप्टिसोल जो है यहाँ पर जो है सबसे बड़ी मात्रा में फैला हुआ है, तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा। अब देखिए क्लासिफिकेशंस भी देख लीजिए यहाँ पर। तो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है, तो हैज़ क्लासिफाइड द सॉइल ऑफ इंडिया इनटू द फॉलोइंग ऑर्डर एज पर द USDA सॉइल टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर इनसेप्टिसोल देख पा रहे होंगे, जो कि 39.74 यानी कि लगभग 40% भाग पे फैला हुआ है। उसका देखिए एंटीसोल है 28%, अल्फीसोल्स है 13.55, वर्टिसोल 8.52, एरिडीसोल यहाँ पर 4.28, उसके बाद अल्टीसोल्स, मोलिसोल्स, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दो आपको जरूर ध्यान रख लेना है, इनसेप्टिसोल और एंटीसोल्स। तो यहाँ पर 40% इनसेप्टिसोल इसका सही उत्तर था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजमहल पहाड़ियाँ और मेघालय पठार के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो देखिए किसके किसके भाग है, तो राजमहल की पहाड़ियाँ और कहाँ, मेघालय के पठार। तो मेघालय के पठार तो यानी कि मेघालय राज्य में है, तो उनके बीच के जो यहाँ पर क्षेत्र है उसको मालदा गैप बोलते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप देखिए मैप में यहाँ पर गौर करिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको देखने को मिल रहेगा, जो ये है आपको मेघालय पठार या फिर शिलोंग पठार। यहाँ देखिए इसको चिकन नेक्स बोलते हैं, जो कि मुर्गे के गर्दन की तरह देखने को मिल रहा है, तो यह चिकन नेक्स। और यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, तो इस तरह से जो यहाँ पर वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है यहाँ पर उसको मालदा गैप बोलते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन था आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राजमहल की पहाड़ियाँ और मेघालय। तो देखिए यहाँ पर आपको राजमहल की पठारियाँ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो है आपको मालदा गैप देखने को मिल रहा है, और ये है आपको मेघालय की पठार। इस तरह से ये देखिए ये डेक्कन प्लेट्यू है, इस तरह से यहाँ पर आपको मेवाड़ प्लेट्यू है, मालवा देखिए प्लेट्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो हजारीबाग जो कि झारखंड में प्लेट्यू है, बुंदेलखंड रीजन देखिए यहाँ जो कि सूखे का क्षेत्र रहता है। तो इस तरह से इसको मैप में थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, तो मालदा गैप उसका सही उत्तर होगा। अब देखिए एक महाकाव्य है सिलप्पादिकारम। सिलप्पादिकारम जो महाकाव्य है उसकी रचना किन्होंने की, तो इलंगो ने की। ध्यान रखिएगा कि एक महाकाव्य है सिलप्पादिकारम, जिसके जो है रचना किए थे इलंगो। तो इन्होंने लगभग 1800 बरस पहले जो है रचना की थी। तो किस भाषा में की थी वो पूछा है, तो तमिल भाषा इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, यानी कि महाकाव्य सिलप्पादिकारम की रचना इलंगो नामक कवि ने लगभग 1800 साल पहले की थी, और इसकी रचना जो है तमिल भाषा में की गई थी। तो तमिल इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपना शासनकाल जो है किस वर्ष से जो है प्रारंभ किया था। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का प्रतापी राजा था। इन्होंने जो है अपना शासनकाल जो है 1175 ईस्वी में स्टार्ट किया था। करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान से जो रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट दो लड़ाई है उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। ध्यान रखना है 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, लेकिन मोहम्मद गोरी फिर भाग गया। फिर 1192 ईस्वी में फिर से आया मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखना है कि 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध हुआ, 1192 में दूसरे युद्ध हुआ। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया, और दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा लाए गए परिवर्तनों में से जो है एक नहीं था। ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा जा रहा है, और कब की, तो 1858 के जो भारत सरकार अधिनियम था उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए ये था आपको 1857 की जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसके बाद का अधिनियम था। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, जिसमें कुछ चेंजेस इस प्रकार हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय की उपाधि दी गई। जी हाँ, 1858 की जो भारत सरकार अधिनियम था उसके द्वारा ही जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको अब वाइसराय जो है बोला जाने लगा। उसके बाद देखिए
यह आश्वासन दिया गया कि गोद लिए गए उत्तराधिकारी के मामले को छोड़कर रियासतों पर कब्जा नहीं किया जाएगा। तो ऐसा नहीं था, तो यही जो है नहीं किया गया था, तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। जबकि अंग्रेजों का मानना था कि विद्रोह के लिए मुख्य रूप से मुसलमान जिम्मेदार थे, ये उनका कहना था। यह निर्णय लिया गया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम किया जाएगा, तो ये भी किया गया था, इसको ध्यान रखना है। तो अंग्रेज मानते थे कि मुसलमान जो है विद्रोह ज़्यादा भड़का रहे हैं और यहाँ पर जो सैनिक थे उसमें भारतीय जो है सैनिकों का अनुपात जो है कम किया जाना लगा। और इसको जो मेन परिवर्तन, इसको ध्यान रखिएगा कि भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय जो है बना दिया गया। तो किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। तो इसका सही उत्तर बी होगा, ये प्रावधान इसमें नहीं था। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का मुख्यालय पेरिस में है, जो कि फ्रांस में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। तो फ्रांस के जो कैपिटल पेरिस में, यहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। तो देखिए इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसके देखिए स्थापना 28 जुलाई 1919 को की गई थी। 28 जुलाई 1919 को की गई थी। और देखिए 1919 में ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या भाई यहाँ पर स्थापना की गई थी। क्या बता सकते हैं कि ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? और देखिए इसका तो मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट है देब्रा मेलॉय इलमेग्रीन, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत का पहला जो है स्वदेशी उच्च तापमान ईंधन सेल सिस्टम किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो क्या है? तो पहला है। तो पहला जब होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है? तो स्वदेशी उच्च तापमान ईंधन सेल यानी कि हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल सिस्टम किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया है? तो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसको हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए CSIR के बारे में जान लीजिए। तो देखिए CSIR, तो इसके मोटो है द इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया। CSIR द इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। और फाउंडर थे इसके जो है अर्कोट रामास्वामी मुदलियार और शांति स्वरूप भटनागर। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है CSIR के द्वारा ही दिया जाता है, क्योंकि इनके फाउंडर थे। इसको ध्यान रखना है। इस्टेब्लिश किया गया था 1942 में, जरूर ध्यान रखना है। 1942 में जिस साल भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसी साल जो है CSIR की स्थापना की गई थी। और इसके प्रेसिडेंट होते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर। और अभी जो डायरेक्टर जनरल हैं तो नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी हैं। तो फर्स्ट जो है फीमेल इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारतीय संसद प्रणाली और अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली दोनों में समान है? तो देखिए समान पूछा जा रहा है, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में समान कौन सा है? तो देखिए सरकार का मुखिया जो है प्रधानमंत्री होता है। जी हाँ, सरकार का मुखिया जो है प्रधानमंत्री होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लेना। यानी कि दोनों प्रकार के सिस्टम में, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दोनों में जो है सरकार का मुखिया जो है प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत में पंचायती राज से गहराई से जुड़ा हुआ है? तो देखिए जो पंचायती राज जो है शुरू में नहीं रखा गया था, तो पंचायत सिस्टम को, तो इसको जो है इसके लिए संविधान में जो है 73वां संविधान संशोधन और 74वां यानी कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में किया गया था। ध्यान रखिएगा। तो 73rd में जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड रखा गया और 74th में म्यूनसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका वगैरह से संबंधित जो है यहाँ पर रखे गए। और इसके लिए 11वां अनुसूची जोड़ा गया और 74वां के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई भारतीय संविधान में। और देखिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया 24 अप्रैल, ध्यान रखना है 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को हर साल जो है पंचायती राज दिवस मनाते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को जो है भारत में लागू किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बियांका एंड्रेस्क्यू निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए बियांका एंड्रेस्क्यू जो है वो टेनिस की खिलाड़ी है। तो टेनिस की महिला खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा, महिला खिलाड़ी है। और कहाँ की है? तो एक कनाडा की है। तो कनाडा की जो है बियांका एंड्रेस्क्यू जो है यहाँ पर फीमेल जो है टेनिस प्लेयर है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए टेनिस के और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, जैसे कि रोजर फेडरर ने संन्यास लिया है, तो जो कि स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी थे। उसके बाद आपको ध्यान रख लेना है सर्बिया के नोवाक जोकोविच, स्पेन के राफेल नडाल,
और यहाँ पर भारत की सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी हैं जो कि संन्यास ले ली है। तो इस तरह से आपको ज़रूर कुछ खिलाड़ी को ध्यान रख लेना है। और जापान की एक नाओमी ओसाका फीमेल जो है टेनिस प्लेयर हैं, इनको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज़ बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर देखिए लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को जितना लाइक करिएगा उतना मोटिवेशन हमको भी मिलेगा। और देखिए वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।